रोटी क्यों फूलती है? आज हम इस सिंपल सी चीज के पीछे का साइंस डिकोड करेंगे। यहाँ एक ही डो है, लेकिन तीन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले जब होट तवा होता है तो यहाँ जो रोटी होती है वो परफेक्टली पफ होती है, मतलब फूल जाती है। सेकंड, होट ऑयल। इसमें रोटी जब फ्राई होती है तो वो क्रिस्पी बन जाती है, लेकिन कई बार पफ हो भी जाती है, नहीं भी होती है। और थर्ड, बॉइलिंग वाटर। यहाँ डो सोगी हो जाता है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है और बिल्कुल भी पफिनेस नहीं होती है, मतलब फूलती नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि सेम डो है और उसके बावजूद हमें अलग अलग रिजल्ट्स क्यों मिल रहे हैं। तो अब समझते हैं कि जो डो के अंदर है वो क्या, उसके अंदर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो डो है मेनली स्टार्च से बना होता है, जो उसका बेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो उसको क्या करता है, बेस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लेकिन जो असली मैजिक होता है वो होता है प्रोटीन्स में। जब हम आटे में पानी ऐड करते हैं तो ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन नाम के प्रोटीन्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं। ये जो ग्लूटेन नेटवर्क होता है ये एक इलास्टिक ट्रेप की तरह बिहेव करता है, जो स्टीम को अंदर क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। अब ये जो ग्लूटेन नेटवर्क बना ये क्या करेगा, एक इलास्टिक ट्रेप की तरह बिहेव करता है, जो स्टीम को अंदर क्या करेगा, होल्ड कर लेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो जो रो डो होता है वो एक इलास्टिक ट्रेप होता है और जो हीट मिलने का वेट कर रहा होता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो ग्लूटिन नेट का जो गोल्डन रूल है। जब हम डो बनाते हैं पहले 5-7 मिनट तक नीडिंग होती है, और इससे ग्लूटेन जो है वो स्टेन डेवलप हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा टाइट और मेसी हो जाता है। उसके बाद आता है रेस्टिंग फेज, अराउंड 20 to 30 मिनट। इस टाइम पर जो ग्लूटेन है वो नेटवर्क रिलैक्स करता है और जो डो है वो प्रॉपरली हाइड्रेट होता है। ये स्टेप जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि इसी से जो डो है वो फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल बनता है। इसीलिए बोला जाता है कि आटा गूंदने के बाद में कम से कम 10-15 मिनट के लिए उसको रेस्ट करना चाहिए, ताकि रोटी अच्छी बनेगी। तो अगर हम ये जो रेस्टिंग पीरियड है उसको अगर स्किप कर देते हैं तो जो डो है या तो स्टिफ हो जाता है या उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और जो स्टीम है वो इजीली मतलब बाहर निकल जाती है। अब हमने रोटी बना ली। अब रोटी को बनाने के बाद हमने उसको गरम तवे पे रखा। तो गरम तवे पे जब रखते हैं तो नीचे से उसको क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हीट मिलती है, और ये हीट जो है वो रोटी के अंदर तक ट्रांसफर होती है। और इस हीट की वजह से डो के अंदर जो पानी होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो स्टीम है वो रोटी के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती स्टार्टिंग में। धीरे धीरे स्टीम जो है वो स्टीम प्रेशर जो है वो बिल्ड करता है। इस प्रेशर की वजह से जो रोटी की ऊपर वाली जो लेयर होती है वो उठती है, और जो है रोटी फूल जाती है, मतलब उसमें रोटी जो फूलकर है बलून की तरह से पफ हो जाती है। जब हम डो को गरम तवे पर पेन पे रखते हैं तो उसमें होता क्या है, मतलब जैसे सबसे पहले जो नीचे की जो बॉटम लेयर होती है जो होट तवे को टच कर रही होती है वो बहुत फास्ट हीट होती है, और वहाँ की जो मॉइस्चर है वो जल्दी इवापोरेट होती है। जो स्टार्च है वो जिलेटिनाइज होता है और जो प्रोटीन है वो सेट हो जाता है, और एक थिन हार्ड और एयर टाइट लेयर बन जाती है। ये लेयर एक सील की तरह यहाँ पे काम करती है। अब क्या होता है कि जो टॉप लेयर होती है वो अभी भी सॉफ्ट होती है, उसमें मॉइस्चर होती है। तो जब हीट अंदर तक पहुंचती है तो अंदर का जो पानी है स्टीम में कन्वर्ट होता है, और क्योंकि बॉटम लेयर जो है वो सील बन चुकी है और स्टीम जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो स्टीम प्रेशर यहाँ पे बिल्ड करेगा, डो को पुश करेगा, और जो रोटी है वो फूलती है, और यहीं से फिर लेयर सेपरेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एयर फ्राइंग। मतलब अगर हम उसको ऑयल में अगर डालते हैं रोटी को तो यहाँ पे क्या होता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि जो ऑयल है वो ज़्यादा हॉट होता है तो पूरी ज़्यादा फूलनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। हॉट ऑयल क्या करता है कि ऑयल जो है वो 360 डिग्री से हीट देता है, मतलब अराउंड 200 to 300, मतलब 200 to 300 के बीच में होता है इसका। तो ऊपर नीचे साइड हर जगह एक साथ, मतलब
होता है, मतलब सब जगह से इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, जो भी इन बिटवीन 200 टू 300 रहेगा उसके बीच में। तो पूरी की जो आउटर जो सरफेस होती है वो एक साथ हार्ड हो जाती है, कोई एक साइड से एक साइड पे सील नहीं बनती है। अंदर की जो स्टीम है वो छोटी छोटी क्रैक से बाहर निकल जाती है, और स्टीम जो है वो ट्रेप नहीं होती है, इसलिए जो है वो प्रेशर यहाँ पे बिल्ड नहीं होता है, और पूरी जो है वो फ्लेट फ्राई हो जाती है, मतलब ज़्यादा अच्छे से कई बार नहीं फूलती है, तो उसका रीज़न यही है। तो इसीलिए हम कई बार उसको ऐसे प्रेस करके रखते हैं, ताकि वो अच्छे से मतलब उसकी एक लेयर में ज़्यादा फोर्स पड़े, तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो पतली रहे और वो फूल जाए। और एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो ऑयल में तो पूरी मतलब अगर ऑयल में पूरी इतनी अच्छे से नहीं फूल रही है, तो पानी में तो फूल सकती है ना, पानी में क्यों नहीं फूलती फिर? तो यहाँ आता है एनर्जी लिमिट का कंसेप्ट, मतलब वाटर, पानी जो होता है वो 100 डिग्री से ऊपर लिक्विड फॉर्म में, मतलब इससे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नहीं जा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, 100 है, ये इसकी लिमिट है। इससे ज़्यादा ये नहीं एक्सीड कर सकता। तो जो, लेकिन जो तवा होता है वो लगभग 250 तक हॉट होता है, मतलब पानी की जो हीट है वो तवा की हीट का आधी भी नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो इतनी एनर्जी नहीं दे पाता है कि डो के अंदर का जो पानी है वो तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो। तो जो स्टीम प्रेशर बनने की जगह डो उल्टा बाहर का पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, और फूलने की जगह वो गीला सोगी ऐसे बन जाता है, इसलिए पानी में कभी भी पूरी नहीं फूल सकती। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप पूरी बनाओगे या रोटी बनाओगे तो उसको फूलते हुए देखोगे, तो याद रखना कि ये सिर्फ कुकिंग नहीं होती है, इसके पीछे प्योर थर्मोडायनेमिक्स का कमाल है।